चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मैं यश निगम, आपका भाई, आपका दोस्त, है ना, आपका जिगरी, जो मानना चाहे मैं आपका वो हूँ, है ना। आपके साथ मिलके 12th इकोनॉमिक्स का खात्मा करते हुए आज एक और चैप्टर लेके आता हूं, और वो चैप्टर है हमारा बैंक। है बहुत इजी सा, बहुत प्यारा। समझो, एक बार अगर तुमने सुन लिया तो तुमको कोई चीज दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आसान टॉपिक है बस, लेकिन आसान है तो एग्जाम में यहां से फुल नंबर भी निकालने हैं। आसान का मतलब यही होता है। तो बस वो फुल नंबर कैसे निकालने हैं, आंसर कैसे लिखना है, वो सब चीजें हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, आपको आपको हमारे साथ बने रहना है वीडियो में। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, क्योंकि वो लाइक आपके लिए मतलब आपके लिए वो शायद बहुत बड़ी बात होगी, पर हमारे लिए वो बहुत बड़ी खुशी है ना। वो लाइक, है ना, वो लाइक, छोटा सा आपका लाइक मेरे लिए, हमारे लिए, हमको और मोटिवेट करता है कि हम और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो जल्दी से तैयार हो जाएं फटाफट से, है ना। स्टार्ट करते हमारे टॉपिक को। तो टॉपिक है बैंक। इसमें हमको दो तरह के बैंक पढ़ने, एक कमर्शियल बैंक और एक सेंट्रल बैंक। लेकिन इन बैंकों के अलावा भी कुछ टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे जरूर, लेकिन उनको पढ़ना नहीं है, उनको बस मालूम होना चाहिए कौन कौन से बैंक्स होते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है बैंक क्या है। ये बात हमारे कोर्स में नहीं है, व्हाट इज बैंक पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मालूम होना चाहिए कोई, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है कि बैंक ही नहीं मालूम है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। तो सिर्फ डेफिनेशन के पर्पज से पढ़ लेते हैं। बैंक वो फाइनेंशियल प्लेस है या वो प्लेस है जहां पे आप क्या क्या कर सकते हैं, पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, उस पे आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जब आपको जरूरत हो, लोन ले सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं पैसा, है ना। और मेनी फंक्शंस, बैंक बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उन्हीं से कुछ फंक्शन में से, है ना, कुछ ये फंक्शन लिखे हैं। ऐसा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ये सब फंक्शन परफॉर्म करता है और आरबीआई के शेड्यूल 3 में लिस्टेड होता है, वो बैंक होता है ना, वो बैंक कहलाता है। हर कोई बैंक नहीं बन सकता है ना। ऐसा नहीं कि घर में मैंने खोल लिया, मैं पैसा डिपॉजिट लेता हूं और लोगों को इंटरेस्ट देता हूं, लोगों का पैसा जब वो चाहे विड्रॉ करके देता हूं, तो मैं बैंक बन जाऊं, तो मैं बैंक नहीं बन सकता हूं, है ना। बैंक बनने के लिए आपके पास कुछ मतलब कुछ लीगल पेपर्स होने चाहिए जो आरबीआई द्वारा एक शेड्यूल में लिखे हैं, वो चीजें आपको फुलफिल करनी चाहिए। ठीक, तो वो ये चीजें करता है, साथ साथ आरबीआई के साथ लिस्टेड होता है। ठीक, जैसे सर इंडिया में कौन कौन से बैंक है, जैसे एसबीआई, आपने एक बार नाम सुना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, है ना, ये सब कुछ बैंक है। एंड बहुत सारे और भी बैंक्स, है ना, जैसे यूनियन बैंक, तुम्हारा एचडीएफसी बैंक, बहुत सारे बैंक खुल गए हैं। ठीक, तो ये तो समझ लिया बैंक क्या होता है। अब बैंक कितने तरीके के होते हैं दोस्तों। सबसे हेड ऑफ बैंक, समझो ये घर का मुखिया होता है, वैसे ही बैंकों का भी ये हेड है, हेड ऑफ बैंक, है ना, हेड बैंक है। इस बैंक को हम लोग कहते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है, ये सारे बैंकों को कंट्रोल करता है, हमारी इकोनॉमी की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है ना। अभी आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे। वैसे ही एक फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, वैसे ही कुछ पॉलिसी जो पैसे से रिलेटेड होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। हमारे इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, कंट्रोल द होल बैंकिंग सिस्टम, ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, ये हेड माना गया है। फिर कुछ बैंक्स आते हैं, उनको कहते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ये पब्लिक से डील करते हैं डायरेक्टली। ऐसे बैंक जो पब्लिक डीलिंग करें, जो पब्लिक डीलिंग जैसे वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, विड्रॉ देते हो, लोन प्रोवाइड करते हो, एंड मतलब और भी बहुत सारी फैसिलिटीज जैसे लॉकर फैसिलिटीज, है ना, या वो एक एजेंट की तरह काम कर लेते हैं एक जनरल मतलब पब्लिक के लिए। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को लोग क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक कहते हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। ठीक, ये दोनों तो हमारे एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बैंक्स होते हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स जो मतलब कोऑपरेशन से चल रहे हो, जैसे कुछ कुछ बैंक्स जैसे जो फार्मर को हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं, स्मॉल ट्रेडर्स या रूरल पीपल्स के लिए बनाए गए हैं, उनको कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं।
फिर रीजनल रूरल बैंक ये थोड़े गांव में सेट किए जाते हैं, मोस्टली ये स्मॉल विलेजेस में या स्मॉल टाउन्स में बनाए जाते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे ग्रामीण बैंक, आर्यव्रत बैंक, ये रीजनल रूरल बैंक हो गया। ठीक, फिर डेवलपमेंट बैंक में ये इंडस्ट्रीज की हेल्प करने के लिए बैंक बनाए जाते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। इनका मेन मोटिव प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन है इंडस्ट्रीज के लिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिडबी है ना, नाबार्ड, एक्सिम बैंक, ये सब कैसे बैंक है, ये सब बैंक है डेवलपमेंट बैंक। ठीक, फिर इसके अलावा एक और बैंक आता है, उसको स्पेशलाइज्ड बैंक कहते हैं। ये स्पेशलाइज्ड बैंक स्पेसिफिक नीड्स के लिए बनाए जाते हैं। जैसे नाबार्ड बनाया गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड, किसी को अगर कोई दिक्कत है, लोन वोन चाहिए है ना, तो वो नाबार्ड के पास जाएगा। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड जो बैंक होता है उसको एक्सिम बैंक कहते हैं। ठीक, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बनाया जाता है। ये सब बैंक ऐसे हो गए स्पेशलाइज्ड बैंक, उससे स्पेशल फीचर्स के लिए बनाए जाते हैं। जैसे नाबार्ड एग्रीकल्चर के लिए, एक्सिम बैंक इसके लिए कोई एक्सपोर्ट इंपोर्टेड फॉरेन ट्रेड रिलेटेड। ठीक, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो बैंक क्या होता है और टाइप ऑफ बैंक्स क्या होते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। अब चैप्टर के मेन पार्ट पे आते हैं। जो हम लोगों ने बैंक पढ़ा कमर्शियल बैंक, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस को तो बहुत भाई तुम मतलब ओरली भी बता सकते हो कि सर वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ऑन डिमांड वो विड्रॉल देता है, लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन एग्जाम में ऐसे पॉइंटर्स में लिखा होगा, शायद नंबर कम मिले, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तुमको 4 ही दे या 3 ही दे, कैसे लिखना है आंसर वैसे। अब ये जो फंक्शंस हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। वो कैटेगरी कैसे, सबसे पहली कैटेगरी है प्राइमरी फंक्शन। कौन कौन से प्राइमरी फंक्शन है जो बैंक प्रोवाइड करता है। सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। अब वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो वो कुछ तरह की बैंक को, मतलब जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है तो अलग अलग तरीके से लोगों के बैंक अकाउंट खोलता है। तो कुछ लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे हम जैसे लोग जो हैं वो सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे अपने पर्सनल पर्पस के लिए कि हम जो पैसा जमा कर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट मिलता रहे, तो हम लोग सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं। ठीक, जैसे अब ये गॉड्स कॉमर्स हाउस एक फर्म है हमारी, गॉड्स कॉमर्स हाउस, उसने एक बैंक में अकाउंट खुलवाया, तो वो कौन सा अकाउंट खुलवाएगा, वो अकाउंट खुलवाएगा करेंट अकाउंट। ठीक, फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक, फिर एक अकाउंट खुलता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है सेविंग से ज्यादा मिलता है, और कोई भी खुलवा सकता है, मैं भी खुलवा सकता हूं और कोई फर्म भी खुलवा सकती है। लेकिन इसमें एक सर्टेन टाइम के लिए पैसा फिक्स हो जाता है, इसमें आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं वो टाइम तक, जैसे आपने 5 साल के लिए फिक्स कर दिया। ठीक है, तो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट भी मिलता है क्योंकि 5 साल तक आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है, और अगर आप उससे पहले निकालते हैं, आप अपनी एफडी तोड़वाते हैं, तो आपको वो इंटरेस्ट बहुत कम कट के मिलता है। ठीक है, तो ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गया। तो बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है इन तीन फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट्स में, सेविंग में, करेंट में और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। और एक और अकाउंट होता है, इसको कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जैसे मेरी सैलरी 20,000 रुपए, 20,000 फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी है, तो मैंने बैंक से बोल दिया कि आप मेरे सेविंग अकाउंट में से एक दूसरा अकाउंट खोल दीजिए जिसको आरडी अकाउंट कहेंगे। आप इस 20,000 सैलरी जैसे ही मेरी आए, 3 तारीख या 4 तारीख जो भी डेट डिसाइड है, उसमें से आप 1,000 रुपीज मेरे से बिना पूछे काट लिया करिए, पूरे 1 साल 2 साल जितने साल के, मिनिमम 1 साल के खुलवाना पड़ता है, तो 1 साल के लिए मैंने खुलवा लिया। ठीक, तो अब वो 1,000 रुपए हर साल हर महीने बैंक मेरे से बिना पूछे काट लेगी। ठीक, एक रिकरिंग बेसिस पे, जब तक वो टाइम पूरा होना चाहिए, मैंने 1 साल बोला है तो 1 साल तक काटेगी। ठीक, और उस पर इंटरेस्ट देगी, तो वो कैसा अकाउंट होगा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक, इसको अगर देखोगे तो मंथली सेविंग्स करने के लिए अकाउंट खुलवाया जाता है। ठीक, तो 3 तरह के अकाउंट्स बैंक प्राइमरी फंक्शन सबसे पहला क्या परफॉर्म करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। डिपॉजिट कैसे एक्सेप्ट करेगी, सेविंग अकाउंट में, करेंट अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। ठीक, फिर दूसरा प्राइमरी फंक्शन जो परफॉर्म होगा वो कौन सा होगा, गिविंग लोन एंड एडवांसेस। ये 2 प्राइमरी फंक्शन है, लोन देगी, एडवांसेस देगी। बैंक लेंड्स मनी टू अर्न प्रॉफिट, भाई वो हमको इंटरेस्ट दे रही है, अगर हमने सेविंग अकाउंट में किसी जनरल पब्लिक में पैसा रखा है तो इंटरेस्ट देगी। तो इंटरेस्ट कहां से देगी, जो प्रॉफिट कमाएगी, और प्रॉफिट कैसे कमाती है, लोन्स और एडवांसेस देके। ठीक, लोन और जैसे सेविंग अकाउंट पे वो इंटरेस्ट दे रही है 4%,
तो जब वो लोन देगी तो वो लोन देगी लोगों को 8% पे। तो जो एक्स्ट्रा उसने 4% कमाया है ना, वो एक्स्ट्रा 4% कमाया, वही 4% यहाँ पे वो हमको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट दे देगी। और जो अलग 4% होगा उससे अपने एक्सपेंसेस मीट करेगी। जैसे बैंक में कुछ एम्प्लॉयज रखे होंगे, उनको सैलरी वैलरी देती होगी। ठीक, तो गिविंग लोन एंड एडवांसेस। अब ये लोन एडवांसेस कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? कैश क्रेडिट के फॉर्म में हो सकते हैं, ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, टर्म लोन दे सकते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए टर्म लोन, मतलब लॉन्ग टर्म लोन दे सकते हैं। बिल डिस्काउंट करवा सकते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। आपने अकाउंट पढ़ा होगा, बीआरबीपी है ना, बिल्स, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा होगा। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बैंक पे हमको अगर 3 महीने बाद पैसा मिलना है किसी को, और किसी ने बिल इशू किया, तो मैं आज बैंक जाके उसको डिस्काउंट पे उससे पैसा ले सकता हूं। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स हो गया। ठीक है, ठीक है। अब ये तो हो गए प्राइमरी फंक्शंस। अब आते हैं अपने सेकेंडरी फंक्शंस पे। बिल्कुल ऐसे ही कैटेगराइज करके लिखना है। प्राइमरी फंक्शन के 2 फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और गिविंग लोन एंड एडवांसेस। फिर सेकेंडरी फंक्शन में जो तुम्हारा बैंक है वो एक एजेंट की तरह काम करता है, एजेंसी फंक्शन परफॉर्म करता है। कैसे एजेंसी फंक्शन परफॉर्म करता है? कोई चेक वेक आया है तो वो तुम्हारे लिए कलेक्ट कर लेगा, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है वो कलेक्ट कर लेगा, डिविडेंड मिल रहा है वो कलेक्ट कर लेगा। तुमने अगर बैंक से बोल रखा है कि मेरी 1 तारीख को मेरी जो भी ईएमआई जानी है, बिल जानी है, वो सब पे कर दिया करो, तो वो तुम्हारे लिए बिल पे कर देगा, रेंट दे देगा, इंश्योरेंस प्रीमियम दे देगा। ठीक, कोई परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स अगर तुम कर रहे हो, वो भी तुम्हारी हेल्प कर देगा, उस तरह भी तुम्हारा एजेंट काम कर देगा। ठीक है, ये एजेंसी फंक्शन हो गया। फिर दूसरा सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है? यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन मतलब जैसे जनरल सर्विसेज, जैसे वो तुमको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एटीएम देता है, ऑनलाइन बैंकिंग देता है, मनी ट्रांसफर करने में हेल्प करता है ना, तुमको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे इशू करता है। तो ये सब यूटिलिटी फंक्शन में आ गए। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या 2 आ गए, एक एजेंसी फंक्शन और एक यूटिलिटी सर्विसेज। एजेंसी फंक्शन में एज एन एजेंट काम करता है, और यूटिलिटी फंक्शन में वो तुमको लॉकर फैसिलिटीज, एटीएम, डेबिट कार्ड, मनी ट्रांसफर, ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, फिर थर्ड फंक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसको कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन का पर्पस। और इस पे तो मतलब मान के चलो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही, डबल स्टार मार्क कर लो, डबल स्टार मार्क कर लो, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा 6 मार्क्स में। हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट। ठीक, इस पे क्वेश्चन आएगा ही कैसे। तो सबसे पहले तुमको डिफाइन करना होगा क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। तो बैंक्स क्रिएट मोर मनी बाय लेंडिंग अ पार्ट ऑफ डिपॉजिट रिपीटेडली। बैंक जो है वो रिपीटेडली बार बार पैसा डिपॉजिट करते रहते हैं, है ना, और उसी से क्रेडिट क्रिएट करते रहते हैं। वो कैसे क्रिएट करते हैं, आइए आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये एक बैंक है, इस बैंक का नाम है एसबीआई। मैंने एसबीआई से मैंने यानी यश, है ना, एसबीआई से एक लोन लिया है 1000 रुपए का। कितने रुपए का? 1000 रुपए का। सर बहुत बड़ा लोन ले लिया, इतना बड़ा लोन लेके आप करेंगे क्या? मैंने कहा यार मेरी जरूरत ही 1000 रुपए तक की है, तो मैंने 1000 रुपए का लोन ले लिया। ठीक, और मैं आपको सच सच बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, एकदम सच बता रहा हूं, कोई बताता नहीं है यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं। मेरा बैंक जो है वो है यूनियन बैंक, यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मेरा बैंक अकाउंट, मेरा बैंक खाता है। मैं एसबीआई के पास गया, एसबीआई यार मेरे को लोन दे सकते हैं? उन्होंने बोला हाँ सर दे सकते हैं। उन्होंने 1000 रुपए का लोन दे दिया। उन्होंने बोला ये लोन हम आपको कैश में नहीं देंगे, आजकल डिजिटल इंडिया, मोदी जी कह रहे हैं हर जगह पैसा कैश में नहीं होगा, डिजिटली होगा। तो तुरंत उसने मेरा लोन सैंक्शन किया एसबीआई ने, है ना, और ये लोन का पैसा उसने डाल दिया मेरे खाते में, और मेरा खाता था यूबीआई में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तुरंत मेरे सेविंग अकाउंट में 1000 रुपए आ गए। मेरे सेविंग अकाउंट का बैलेंस 1000 रुपए शो होने लगा। अब ये 1000 रुपए मैंने यूबीआई में रखे। अब यूबीआई क्या करेगा? यूबीआई के पास 1000 रुपए तुरंत क्रेडिट हो गए, 1000 रुपए क्रेडिट हो गए। यूबीआई क्या करेगा? यूबीआई इस 1000 रुपए में से कुछ परसेंट पैसा एज अ रिजर्व अपने पास रख लेगा। वो अपने में ही करता है, वो एज अ रिजर्व रख लेगा। ठीक, मान लेते हैं रिजर्व का जो रेट चल रहा है वो 20% चल रहा है। मान लेते हैं आरआर रिक्वायर्ड रिजर्व जो चल रहा है वो 20% चल रहा है। तो 1000 का 20% हो गया 200 रुपए।
तो 200 रुपए वो रिजर्व में रख लेगा, और बचे जो 800 रुपए हैं वो इन 800 रुपए को किसी और इंसान, फॉर एग्जाम्पल कोई और इंसान मान लेते हैं बी, उसको उठा के लोन में दे देगा, है ना। बी को ये 800 रुपए लोन में दे दिया। ये लोन जब बी को 800 रुपए मिला, और मान लेते हैं बी का जो बैंक अकाउंट था वो बीओबी था, बैंक ऑफ बड़ौदा था। बैंक ऑफ बड़ौदा ये पहुंचा पैसा 800 रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंच गया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगा, इसमें से 20% काट लेगा, इसमें से 20% काट लेगा, कितना बचेगा, 20% काट लेगा, बचेगा 640 रुपए। 640 रुपए उठा के वो किसी और पर्सन को दे देगा, सी को, और ये प्रोसेस चलता जाता है, क्रेडिट क्रिएट होता जाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही क्रेडिट क्रिएशन चलता जाता है। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या है, बैंक्स क्रिएट मोर मनी बाय लेंडिंग अ पार्ट ऑफ डिपॉजिट रिपीटेडली। ठीक, और देखो इसी को एग्जांपल में लिखा है, इफ ₹100 इज डिपॉजिटेड, बैंक्स कीप सम रिजर्व एंड लेंड द रेस्ट। कुछ पैसा रिजर्व में रख लेते हैं और बाकी रेस्ट लेंड कर देते हैं। दिस प्रोसेस क्रिएट्स मल्टीपल डिपॉजिट इन द इकोनॉमी। ये प्रोसेस क्या क्रिएट करता है, मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएट करता है। और कितना क्रिएट करेगा, कितना डिपॉजिट क्रिएट करेगा, तो उसको निकालने के लिए होता है, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स, इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स। तो मान लेते हैं मेरा रिक्वायर्ड रिजर्व 20% था, तो 1/20 इंटू इनिशियल डिपॉजिट मैंने कितना किया था, 1000 रुपए का किया था, है ना। तो 20% यार परसेंटेज में लेना, 1000 लिया तो सॉल्व किया तो परसेंट हटेगा तो ऊपर 100 चला जाएगा, 25 इंटू 100 हो जाएगा 5000। तो यहां पे मेरा कितने का क्रेडिट क्रिएशन हो गया, 5000 रुपीज का। मतलब 1000 रुपए ने जो क्रेडिट क्रिएट किया है बैंक ने, वो कितने किया है, 5000 किया है। ये आपका क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स। ठीक, अब आपको एग्जाम में इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले आप क्रेडिट क्रिएशन क्या है, बैंक्स क्रिएट मोर मनी बाय लेंडिंग अ पार्ट ऑफ डिपॉजिट रिपीटेडली। एग्जाम्पल बताएंगे और उस एग्जाम्पल को ऐसे टेबल में दिखाना है। टेबल में कैसे, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से 1000 रुपए डिपॉजिट लिया, ठीक, उसमें से मैंने मान लिया कि मेरी इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपए की थी और रिक्वायर्ड रिजर्व चल रहा है 20% का। ठीक, उसमें से 1000 का 20% यानी 200 रुपए मेरा रिजर्व में बीओबी ने रख लिया, 800 रुपए का लोन उसने दे दिया, 800 रुपए उसने लोन में दे दिया। 800 रुपए लोन, अब ये चला गया यूबीआई, मान लेते हैं जिसको भी लोन दिया उसका अकाउंट यूबीआई में था, यूबीआई में 800 रुपए चले गए। अब यूबीआई क्या करेगा, इसका 20% रिजर्व रख लेगा, यानी 160 रिजर्व रख लेगा, 640 रुपए दे देगा। ये 640 रुपए किसी कस्टमर को दिया होगा लोन के फॉर्म में, उसका बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में था, आईसीआईसीआई बैंक वाले के पास पहुंचा 640, उसने रिजर्व रख लिया 20%, हो गया 128, ये 128 का बचा 512, वो और किसी को दे देगा और ये प्रोसेस चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट। आप 3 का दिखाएंगे, 3 तक के लिए बहुत इनफ है, ठीक, डॉट डॉट डॉट। ठीक, टोटल क्रिएट कितना हुआ था, 5000 रुपए का टोटल आपका डिपॉजिट कितनी क्रिएट हुई, 5000 की। ठीक, रिजर्व कितना क्रिएट हुआ, रिजर्व का एडिशन 1000 हो जाएगा, 5000 ये 1000 ये, तो लोन कितने से इंक्रीज हुआ, 4000 से। ठीक, और ये 5000 निकाला कैसे मैंने, 5000 निकालने के लिए मैंने देखो फॉर्मूला रखा है, इंक्रीज इन डिपॉजिट इज इक्वल टू 1 अपॉन RR इंटू आईडी, आईडी मतलब इनिशियल डिपॉजिट, तो 1 अपॉन 20% इंटू 1000, तो जब करोगे तो ये आ जाएगा 5000। और बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में आंसर लिख के आना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है क्रेडिट क्रिएशन पे बाय कमर्शियल बैंक, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल को टेबल से एक्सप्लेन। ठीक, ठीक, आप अपनी बुक भी रीड करेंगे तो बिल्कुल यही एग्जाम्पल ऐसे ही बता रखा है और ऐसे ही लिखना है, एग्जाम में आएगा, मान के चलो आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब ये जो क्रेडिट क्रिएट हो रहा है इसकी लिमिटेशन क्या है, तो सबसे पहली लिमिटेशन है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, बैंक जो है वो एक फिक्स परसेंटेज डिपॉजिट रखना पड़ता है उसको आरबीआई के साथ, है ना। जो भी उसके पास डिपॉजिट आ रही है, मान लो उसके पास 1 लाख की डिपॉजिट आई, तो उसका कुछ परसेंट उसको क्रेडिट क्रिएशन के लिए रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ता है, ये कंपलसरी है। कोई बोले सर वो रिजर्व में रख ही नहीं रहा, पूरा 1000 आया, पूरा 1000 उसने लोन में दे दिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आरबीआई सेट करता है कि आपको इतना पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा,
उस रिजर्व को हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, वो जो रिजर्व बना रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो मैंने बोला ना, ये जो आर रिक्वायर्ड रिजर्व रख रहा है, ये जो रिक्वायर्ड रिजर्व रख रहा है, फिर रिक्वायर्ड रिजर्व 20% दो पार्ट में बनता है, दो पार्ट में बनता है। एक को हम लोग कहते हैं सीआरआर, जिसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और एक को कहते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, दो तरह से हम वो रखता है, एक सीआरआर के फॉर्म में, एक एसएलआर के फॉर्म में। तो पहला फॉर्म है सीआरआर में, अगर ठीक, अगर सीआरआर ज्यादा होगा, अगर मान लो आरबीआई ने सीआरआर ज्यादा कर दिया, तो बैंकों के पास कम पैसा होगा उधार देने के लिए, और अगर सीआरआर कम होगा तो ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन के लिए पैसा होगा। तो सीआरआर एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, सबसे बड़ी लिमिटेशन सीआरआर। सीआरआर क्या, अगर सीआरआर ज्यादा होगा तो कम पैसा होगा लोन देने के लिए, सीआरआर कम होगा तो ज्यादा पैसा होगा क्रेडिट क्रिएट करने के लिए। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ डिपॉजिट, अवेलेबिलिटी ऑफ डिपॉजिट, अगर लोग कम डिपॉजिट कर रहे होंगे बैंक में, तो बैंक जो है वो कम क्रेडिट क्रिएट कर पा रहा होगा, और अगर डिपॉजिट ज्यादा आ रहे होंगे तो बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पा रहा होगा। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे वो करता है, तो अगर क्रेडिट क्रिएशन में क्या है, अगर ज्यादा क्रेडिट आ रहा होगा, ज्यादा क्रेडिट, ज्यादा डिपॉजिट आ रहा होगा, डिपॉजिट ग्रेटर तो क्रेडिट क्रिएशन ग्रेटर, डिपॉजिट लो क्रेडिट क्रिएशन लो। यहां सीआरआर में क्या है, सीआरआर हाई क्रेडिट क्रिएशन लो, सीआरआर लो, सीआरआर लो क्रेडिट क्रिएशन हाई। ठीक है, ठीक है, अभी तक दो लिमिटेशन समझ में आई। फिर थर्ड है विलिंगनेस ऑफ बैंक टू लेंड। अगर बैंक चाह रहा है कि वो ज्यादा लोन बांटे, है ना, बैंक चाह रहा है वो ज्यादा लोन बांटे, तो उसकी क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगी। अगर बैंक चाह रहा होगा कि वो कम लोन बांटे तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगी। तो देख लो, इफ बैंक फियर रिस्क ड्यूरिंग रिसेशन क्राइसिस दे लेंड लेस, क्रेडिट क्रिएशन फॉल्स। ठीक, तो कैसे, अगर उसकी विलिंगनेस, अगर उसकी विलिंगनेस नहीं है, विलिंगनेस नो, तो क्रेडिट क्रिएशन लो। ठीक, फिर इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे इफेक्ट करती है, अगर बूम चल रहा है, मतलब बूम का पीरियड है, तो ज्यादा बोरोइंग्स हो रही होंगी, ज्यादा क्रेडिट होगा। अगर डिप्रेशन चल रहा है तो कम बोरोइंग हो रही होगी, कम क्रेडिट क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, चार अभी तक लिमिटेशन समझ में आई। पांचवी लिमिटेशन आती है विलिंगनेस, इसको फिफ्थ लिमिटेशन करी, फिफ्थ विलिंगनेस ऑफ पीपल टू बोरो। अब लोगों की, यहां पे क्या था, यहां पे था विलिंगनेस ऑफ बैंक टू लेंड, और यहां पे विलिंगनेस ऑफ पीपल टू बोरो। ठीक, अगर बिजनेसमैन या कंज्यूमर लोन नहीं चाहते होंगे तो बैंक कम क्रिएट करेगी क्रेडिट, बैंक क्रिएट कम करेगी क्रेडिट, है ना। और अगर बिजनेसमैन लोन ज्यादा चाहते होंगे तो क्रेडिट क्रिएशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अगर बैंक में बिजनेसमैन लोन नहीं चाह रहे हैं, अगर बिजनेसमैन लोन नहीं चाह रहे हैं तो क्रेडिट क्रिएट बैंक कर ही नहीं पाएगा, रिजर्व काट ही नहीं पाएगा। जब क्रेडिट क्रिएशन ही नहीं हो रहा है, जब लोन ही नहीं लिया जा रहा है, तो क्रेडिट क्रिएशन कैसे होगा। ठीक है, तो क्रेडिट विलिंगनेस ऑफ पीपल टू बोरो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके क्रेडिट क्रिएशन को इफेक्ट करता है। ठीक, ठीक, फिर मैं बोला था ना, जो रिक्वायर्ड रिजर्व है दो चीजों से मिलकर बना, एक सीआरआर, तो सीआरआर तो हमने पढ़ लिया, कैश रिजर्व रेशियो, जो पैसा कैश में रखना पड़ता है। फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यहां पे लिक्विडिटी मतलब हमको रिजर्व में लिक्विड असेट के फॉर्म में रखना है। किसके फॉर्म में रखना है, लिक्विड असेट्स के फॉर्म में। लिक्विड असेट्स के फॉर्म में जो हम रखते हैं रिजर्व, उसको हम लोग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। ये भी सेम सीआरआर की तरह काम करते हैं। अगर एसएलआर ज्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, और अगर एसएलआर कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो, बैंक मस्ट कीप सम मनी इन गवर्नमेंट बॉन्ड, गोल्ड, कैश, लिक्विड एसेट में, तो हायर एसएलआर रिड्यूसेस लोनेबल फंड, हायर एसएलआर रिड्यूसेस लोनेबल फंड। भाई जब तुम ज्यादा पैसा एसएलआर में रिजर्व के फॉर्म में रख लोगे तो भाई तुम्हारे पास क्रेडिट क्रिएट करने के लिए पैसा ही कम बचेगा। तो जितना ज्यादा, तुम इतना याद रख सकते हो, जितना ज्यादा रिजर्व आरबीआई बढ़ा देगा, चाहे वो सीआरआर हो चाहे वो एसएलआर हो, उतना ही कम मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक, फिर
यहाँ पे आपका कमर्शियल बैंक खत्म। तो आपको समझ में आया कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं या जो तीन तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्रेडिट क्रिएशन। प्राइमरी फंक्शन में दो आते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और तुम्हारा गिविंग लोन एंड एडवांसेस। ठीक, फिर सेकेंडरी फंक्शन में दो आते हैं, कौन कौन से? एक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करता है और एक एजेंसी फंक्शन परफॉर्म करता है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रेडिट क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक। थर्ड, क्रेडिट क्रिएशन। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिख के आएंगे, हर बच्चा आंसर लिख के आ रहा है, लेकिन टॉपर में और एक एवरेज बच्चे में बस लिखने का ही फर्क होता है। ठीक, आपका प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। छह में से छह भी मिलते हैं और छह में से पांच भी मिलते हैं। ठीक, वो छह में से छह कैसे मिल रहे हैं एक आंसर में? फर्क है आपके प्रेजेंटेशन का, फर्क है आपके प्रेजेंटेशन का। तो प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान दीजिएगा। बोर्ड में आप जब भी फंक्शंस आए तो हेडिंग डाला फंक्शंस, पहले यहाँ पे तुरंत तुम बार डायग्राम बना दिया कि तीन तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्रेडिट क्रिएशन। प्राइमरी में दो परफॉर्म करता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, है ना, और गिविंग लोन एंड एडवांसेस। सेकेंडरी में दो, एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी सर्विस, है ना। ऐसे बनाओगे, फिर एक एक करके डिफाइन करोगे, है ना। अगर ऐसे लिख के आओगे, ऐसे लिख के आओगे तो टीचर यहीं पे समझ जाएगा कि यार इस बच्चे को बहुत अच्छे से आता है। ठीक, वो इतना ही पढ़ के आपके नंबर दे देगा। शायद अंदर आपने पॉइंटर में थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो गया होगा, 19-20 भी हो गया होगा, तो 19-20 शायद उससे इग्नोर हो जाए। ठीक है, उसको लगेगा, टीचर को लगेगा बच्चे को अच्छा खासा आता है। तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। ज्यादा काट पीट के मत लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा। एग्जाम बहुत पास है तो आज से ही प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी चालू कर लीजिए। अब कमर्शियल बैंक हो गया। अब भाई बाप ऑफ ऑल बैंक्स आता है ना। बिल्कुल भाई, होता है ना बाप, बिल्कुल बिल्कुल समझो, बाप है सारे बैंकों का। और वो बैंक है सेंट्रल बैंक। और यहाँ पे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जनरल पब्लिक से डील नहीं करता है। मैं चाहूं कि यस सर चाहे, यस सर तो भाई बहुत बड़े इंसान है, वो आरबीआई पैसा जमा कर दूंगा, ऐसा नहीं है भाई। यस सर कोई भी हो या कोई और इंसान भी हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, कोई भी हो, कोई आरबीआई पैसा नहीं जमा करता है। आरबीआई कोई भी जनरल पब्लिक डीलिंग नहीं देता है ना। आरबीआई सिर्फ और सिर्फ जितने भी बैंक चल रहे हैं उनको कंट्रोल करता है। हमने अलग अलग टाइप से बैंक पढ़े ना, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक्स हो, चाहे वो शेड्यूल्ड बैंक्स हो, चाहे वो स्पेशलाइज्ड बैंक्स हो, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हो, सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। सबको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है, सबको आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ता है एट लास्ट। ठीक, तो ये बाप ऑफ ऑल बैंक्स है। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लोगों का बैंक अकाउंट हैंडल करता है, वो है गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट का जो पैसा होता है वो कहां स्टोर है? वो सब आरबीआई के पास जाता है। ठीक, आरबीआई उसकी देखरेख करता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का बैंक अकाउंट डीलिंग करता है, वो है गवर्नमेंट, है ना। तो सेंट्रल बैंक है क्या? अ सेंट्रल बैंक इज द हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी। ये हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी है ऑफ द कंट्री दैट कंट्रोल द बैंकिंग सिस्टम एंड मनी सप्लाई। ये बैंकिंग सिस्टम को भी कंट्रोल करती है और इकोनॉमी में कितना पैसा रहेगा वो भी डील कौन करेगा? आरबीआई। आरबीआई के ही पास पैसा है, मतलब पावर है, आरबीआई के पास ही पावर है कि वो पैसा प्रिंट कर सकती। एक्सेप्ट मैंने क्या बोला? ऑल currency notes are printed by RBI except कौन सा ऐसा नोट है जो आरबीआई प्रिंट नहीं करती है? जो आरबीआई प्रिंट नहीं करती और उसमें आरबीआई के गवर्नर का भी साइन नहीं होता है। कौन वीडियो पॉज करके मेरे से पहले कमेंट करके बता सकता है? तो मैं अगर आपको बताऊं तो वो है 1 रुपए का नोट, है ना। जो 1 रुपए का नोट प्रिंट होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है ना। और इसमें गवर्नर के भी, हमारे वो आरबीआई के जो गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं, सारे नोटों पे उनका साइन रहता है पर इसमें नहीं साइन रहता है ना। और आप मेरे को कमेंट में बताएंगे 1 रुपए के नोट पे किसका साइन होता है, किसका साइन होता है, ये मेरे को आंसर आपसे कमेंट में चाहिए। 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है और उस पे साइन किसका होता है वो आप बताएंगे। समझो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और हो सकता है किसी दिन सीयूईटी के पेपर में भी आ ही जाए, क्योंकि हम आने वाले एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। अब तो समझो 12th खत्म पे आ गया है, ठीक है, तो समझ लो कहीं आ ही जाए। तो 1 रुपए का नोट, सारे नोट आरबीआई प्रिंट करती है एक्सेप्ट 1 रुपए का नोट, है ना। ये कौन प्रिंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है। और बताओ इस पे साइन किसका होता है?
इस पे साइन किसका होता है ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया सेंट्रल बैंक है कौन। सेंट्रल बैंक समझो हेड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हेड ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी है, वो सारे बैंकों को मैनेज करती है, सारे बैंकों को मैनेज करती है। और इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक और चीज मेरे को कमेंट में बताना है कि आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ, कब आया आरबीआई, और आरबीआई कैसे बना, मतलब कौन से बैंकों का मिक्सचर आरबीआई बना। वो बोला है 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को मिला के एक बैंक बना था आरबीआई, वो कौन से 3 बैंक थे जरा मेरे को बताना, ठीक है। तो आरबीआई कैसे आया, आरबीआई का एक्ट कब आया, वो सब चीजें कमेंट में बताना है आपको। अब 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 आता है फंक्शंस। ये जो सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है, ये क्या काम करती है सर, है ना। कमर्शियल बैंक के तो हम लोगों ने फंक्शन देख लिए, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, वही प्राइमरी सेकेंडरी क्रेडिट क्रिएशन, ये भी कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहले तो भाई इशू ऑफ करेंसी, जितने भी नोट्स प्रिंट होते हैं ना, है ना, पैसा पैसा वाले, तो वो जितने भी नोट्स कॉइन्स प्रिंट होते हैं वो कौन करता है, वो कौन प्रिंट करता है, इशू, वो कौन प्रिंट करता है, आरबीआई प्रिंट करता है। तो इशू ऑफ करेंसी सबसे पहला फंक्शन। फिर जितने भी बैंक हैं, चाहे वो आरबीआई, सॉरी, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो आपका यूबीआई हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे आईसीआईसीआई हो, चाहे आपका एक्सिस हो, चाहे कोई भी बैंक हो, है ना, वो सब अपना पैसा कहां रखते होंगे, वो सब पैसा अपना आरबीआई में रखते हैं। तो ये बैंकर्स का भी बैंक है, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए बैंक की तरह काम करता है और कमर्शियल बैंक की तरह के लिए भी काम करता है। तो बैंकर्स का भी बैंक है, जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो आपके कमर्शियल बैंक्स हो, चाहे वो स्पेशलाइज्ड बैंक्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल बैंक्स हो, कोई भी तरीके के बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, सबका बैंक कौन है, सबके बैंकर्स का बैंक कौन है, आपका कौन है, आपका आरबीआई है, ठीक। फिर ये गवर्नमेंट का भी बैंकर है ना, बैंकर टू गवर्नमेंट, मैनेजेस गवर्नमेंट अकाउंट। फिर कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा, डॉलर आएगा, यूरो आएगा, येन आएगा, है ना, कुछ भी आएगा, वो सब कहां स्टोर होगा, उसका कस्टोडियन कौन है, उसका कस्टोडियन है आरबीआई, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। फिर आरबीआई भी जो है, कमर्शियल बैंक तो कंट्रोल करता ही है क्रेडिट, लेकिन वो क्रेडिट आएगा कैसे, वो पैसा आएगा कमर्शियल बैंक तो तब कंट्रोल करेगा ना जब आरबीआई क्रेडिट इशू करेगा, जब पैसा इशू करेगा। तो वो कितना क्रेडिट इशू कर रहा है आरबीआई, उसका भी कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कौन करता है, आरबीआई करता है। तो मेन बाप पहले कंट्रोल करेगा, बाप के बाद नीचे वाले कमर्शियल बैंक कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो वो जो क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक कर रहा है ना, उससे पहले आरबीआई कंट्रोल करेगा। जब आरबीआई सीआरआर एसएलआर डिसाइड कर रहा है कि सीआरआर ज्यादा होगा या कम होगा, तो पहले कंट्रोल किसके पास है, पहले कंट्रोल बाप के पास है, बाप यानी आरबीआई के पास है। फिर उसके बाद बच्चे को मिलेगा, कमर्शियल बैंक को मिलेगा, फिर तुम वो बच्चे से तुम और कंट्रोल करो, ठीक है, ठीक है। तो मेन कौन कौन से फंक्शन है, इशू ऑफ करेंसी, बैंकर्स बैंक, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। 5 फंक्शंस मेन हैं, ठीक। अब एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले इशू ऑफ करेंसी, ओनली द सेंट्रल बैंक हैज द पावर टू इशू नोट, एक्सेप्ट कौन सा नोट, एक्सेप्ट कौन सा नोट, 1 रुपए का नोट कौन प्रिंट करता है, जीओआई प्रिंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करता है। फिर बैंकर्स टू गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट के लिए बैंक की तरह काम करता है, कीप गवर्नमेंट मनी, गिव्स लोन टू गवर्नमेंट, मैनेजेस पब्लिक डेब्ट, ठीक। फिर बैंकर्स बैंक, भाई बैंकों के लिए भी बैंक की तरह काम करता है, कमर्शियल बैंक के रिजर्व सारे आरबीआई के पास रहते हैं, आरबीआई लोन देता है जितने भी कमर्शियल बैंक्स को इमरजेंसी के टाइम, मान लो किसी भी कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है तो किसके पास जाएगी लोन लेने, वो आरबीआई के पास जाएगी, ठीक है। फिर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, भाई कंट्रोल करता है क्रेडिट को, कैसे, भाई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। कैसे, जैसे मान लो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब क्या है, इन्फ्लेशन कब आता है, देखो पहले इन्फ्लेशन समझो कब आता है, इन्फ्लेशन तब आएगा जब डिमांड ज्यादा हो रही होगी, कंट्री में डिमांड ज्यादा हो रही होगी। डिमांड ज्यादा कब हो रही होगी, डिमांड ज्यादा कब हो रही होगी, जब लोगों के पास इनकम ज्यादा हो रही होगी, है ना, लोगों के पास इनकम ज्यादा है।
इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे, आ जाएगा इन्फ्लेशन, आ जाएगा क्या इन्फ्लेशन। मैंने क्या बोला इन्फ्लेशन कैसे आता है, इनकम लोगों पास ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा कर रहे होंगे, डिमांड ज्यादा कर रहे होंगे तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, आ गया कौन सिचुएशन, इन्फ्लेशन। अब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हो सकता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है आरबीआई द्वारा। आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगा इन्फ्लेशन को, वो तुरंत लोगों से पैसा खींचना चाहेगा। पैसा ऐसा तो नहीं है कि छीन लेगा, आरबीआई निकलेगा हाथ डालेगा और पैसा छीन लेगा, ऐसा तो नहीं कर सकता है आरबीआई कि भाई हाथ डाला और पैसा छीन लिया। वो क्या करेगा, वो तुरंत कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग कम करेगा। लेंडिंग ऐसे कम करेगा, लेंडिंग कम कैसे करेगा, जो सीआरआर है, जो रिजर्व रेशियो है, वो बढ़ा देगा। पहले उसका रिजर्व रेशियो था 10%, अब उसने रिजर्व रेशियो कर दिया 40%। जब रिजर्व रेशियो 40% कर दिया तो 1,000 रुपए का किसी को लोन देना था, 40% रिजर्व का कट गया, 40% रिजर्व का कट गया तो 1,000 का 40% कितना हो गया, 400 रुपए। सब लोन देने के लिए उसके पास कितने बचे, सिर्फ 600 रुपए। लो, लेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई, लेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई, लोगों के हाथ में कम पैसा पहुंच रहा है लोन के तौर पे। जब कम पैसा पहुंच रहा है तुरंत डिमांड कम होने लगेगी, डिमांड कम होने लगेगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन से हम लोग बाहर आने लगे। सेम डिफ्लेशन में भी तो ऐसे कंट्रोल करते हैं क्रेडिट के लिए। अब इसको कंट्रोल करने के लिए ना वो अलग अलग टूल्स यूज करते हैं, जैसे मैंने एक टूल बता दिया ना, ये तुम्हारे सीआरआर एसएलआर, ऐसे कि ये दो टूल्स हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो कैसे कंट्रोल करता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इस पे भी कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कैसे आरबीआई काम करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ आरबीआई कंट्रोल क्रेडिट, हाउ कमर्शियल बैंक कंट्रोल क्रेडिट। तो ये सब बातें, ये सब क्वेश्चन याद होने चाहिए चैप्टर से। फिर कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज के, जितने भी फॉरेक्स रिजर्व है वो उसका कस्टोडियन है ना, उसका कस्टोडियन है। अभी तुम रिसेंट की न्यूज देख रहे होगे तो तुम देखो इस टाइम इंडिया के पास सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, $701 समथिंग का रिजर्व हमारा हो गया है ना, $701 के आसपास का रिजर्व है हमारे पास, है ना। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज कितना हमारे पास सबसे ज्यादा इस टाइम हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, जो हमने सबसे ज्यादा हिट किया है ना, हम लोगों ने ज्यादा ज्यादा। और गोल्ड का भी सबसे ज्यादा रिजर्व इस टाइम हमारे पास इंडिया में सबसे ज्यादा, इसलिए देखो गोल्ड के पैसे बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि आरबीआई बहुत तेजी से खरीद रहा है, ठीक है। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिर अब कैसे, मैंने जो बोला ना कि वो जो क्वेश्चन आएगा क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। अब क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक कैसे करता है, तो सबसे पहले वही क्रेडिट क्रिएशन लिखना पड़ेगा। क्रेडिट कंट्रोल रिफर्स टू द मेजर्स अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी। क्रेडिट कंट्रोल में क्या करता है, वो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना चाहता है, ठीक। एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक, टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सबसे पहले मैं डिफाइन करिए क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है और क्यों क्रेडिट कंट्रोल करना चाहता है। अब क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए वो टूल्स यूज करता है, तो दो तरह के टूल्स यूज करता है। एक टूल्स को हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव और दूसरे टूल्स होते हैं क्वालिटेटिव। दूसरे टूल होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल्स एक तरह की डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये डायरेक्ट कंट्रोल लगाती हैं, है ना। मतलब कोई सुन ना रहा हो और डायरेक्टली किसी को डांटना हो, जैसे मेरे को आप में से किसी को डांटना है तो मैं डायरेक्टली चिल्ला दूं आप पे, तो ये डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन हो गई, ठीक। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट नहीं, मैं किसी बच्चे के लिए खराब नहीं बनना चाहता हूं, तो मैंने चुप्पे से उसको सबक सिखाने के लिए उसके लिए पेपर टब बना दिया, ठीक। तो इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस, जो इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई मैं बिना बुरा बने भी, मैंने बिना बुरे बने भी मैंने क्या कर दिया, मैंने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, बच्चा आगे नहीं जाना चाहिए, उससे दुश्मनी निकालने के लिए मैंने इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाए, तो क्वालिटेटिव, ठीक। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली मार पीट के थपड़िया के उसको समझा रहा हूं, तो कैसे रिस्ट्रिक्शन हो गए, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हो गए, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, दो तरह के टूल, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या क्या आता है देखो आगे देखते हैं, ठीक। तो क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, उसमें सबसे पहले टूल्स आता है क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक। इसमें सबसे पहला रेट आता है बैंक रेट, ठीक। ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें आरबीआई जो है वो लेंड करता है बैंक को, है ना। जैसे मान लेते हैं एसबीआई है, एसबीआई को 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, तो किससे लेंड करेगा, वो लेंड करेगा आरबीआई से, ठीक। तो अब आरबीआई आरबीआई भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई वो बिल्कुल क्या कहते हैं
सेवा करने बैठा है कि भाई सेवा करने बैठा है, वो कोई प्रॉफिट चाहता नहीं है, ऐसा तो नहीं है। आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बोलेगा 4% मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, मैं आपको लोन के तौर पे एसबीआई को मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं, लेकिन मैं आपसे 4% चार्ज करूंगा। तो ये कौन सा रेट हो गया, ये बैंक रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक। ठीक, बैंक रेट अगर ज्यादा होगा तो लोन जो होंगे वो कॉस्टली हो जाएंगे। अगर आरबीआई 4% रखता है तो एसबीआई भी, आप किसी मान लो पब्लिक को लोन दे रही होगी तो 4% ज्यादा मान लेते हैं, 7% पे देगी, 3% वो भी कमाना चाहेगी। ठीक, और वहीं पे अगर आरबीआई 4% की जगह इसको 12% कर दे, तो ये भी एसबीआई भी पब्लिक को 12 है तो यहाँ पे 15% पे देने लगेगी, तो यहाँ पे लोन कॉस्टली हो गया, लोन कॉस्टली हो गया, लोन कॉस्टली हो गया। अब लोग भाई लोगों को देख रहे हैं कि भाई लोगों पब्लिक को ये लोन महंगा मिल रहा है, लोग लोन कम लेंगे। ठीक, लोग लोन कम लेंगे, लोगों की इनकम गिर जाएगी, लोगों की इनकम गिर जाएगी मतलब लोगों के पास हाथ में कम पैसा होगा, कम पैसा होगा, भाई तुरंत कंट्रोल हो गया क्रेडिट। ठीक, तो बैंक रेट बढ़ा के भी लोन कॉस्टली हो जाता है, क्रेडिट डिक्रीज हो जाती है, और बैंक रेट कम कर से लोन चीपर हो जाता है, क्रेडिट इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो सबसे पहला बैंक रेट हो गया। फिर दूसरा रेट है रेपो रेट, ये भी वो रेट है जिसमें आरबीआई आरबीआई लोन देता है बैंक को, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, है ना। और वहीं पे बैंक रेट में यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब साल भर से ज्यादा, है ना, 12 मंथ से ज्यादा के लिए जो लोन दिया जाता है वो बैंक रेट के उसमें आता है, लेकिन शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए दिया जा रहा है उसको रेपो रेट कहते हैं, उसको रेपो रेट कहते हैं, रेट एट विच आरबीआई गिव शॉर्ट टर्म लोन टू बैंक। ठीक, और यहाँ पे जो बैंक हैं वो मोस्टली कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स। ठीक, कैसे, ज्यादा रेपो रेट होगा कम बोरोइंग होगी, लोअर रेपो होगा मोर बोरोइंग, जैसे बिल्कुल पीछे पड़ा बिल्कुल वैसे ही। फिर सीआरआर, अभी मैंने बताया कैश रिजर्व रेशियो, वो रेशियो जिसमें कोई भी कमर्शियल बैंक को रिजर्व के तौर पे पैसा कैश में रखना पड़ता है आरबीआई के साथ, तो इसमें भी सेम हायर सीआरआर होगा, लेस मनी टू लेंड, लोअर सीआरआर होगा तो ज्यादा क्रेडिट हो जाएगा। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यहाँ पे आपको लिक्विड असेट में रखना पड़ता है, लिक्विड असेट में पैसा रखना पड़ता है आरबीआई के साथ। ठीक है, वो लिक्विड एसेट कौन कौन सी हो सकती है, गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकती है ना, आपकी फॉरेक्स मतलब फॉरेन करेंसी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, मतलब कोई भी लिक्विड एसेट हो सकती है। परसेंटेज केप्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड एंड कैश, हायर एसएलआर, लेस लेंडिंग पावर, अभी उन्होंने जस्ट पीछे पढ़ा ये दोनों तो। ठीक, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब वो ऑपरेशन जहां पे हम लोग मार्केट में खुद घुस के, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड की सेल एंड परचेज करके मार्केट में खुद घुस गए ना। अब मार्केट को कैसे हम लोग वो कर सकते हैं, तो बॉन्ड शेयर्स को खरीद के परचेज करके भी मैं क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता हूं। कैसे कैसे, जैसे अगर मैं देख रहा हूं लोगों के पास इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, तो इस पैसे को खींचना है तो मैं क्या करूंगा, मैं गवर्नमेंट बॉन्ड जो होंगे ना उनको इनको बेच दूंगा, सेल कर दूंगा गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड मैं आरबीआई हूंगा, मैं गवर्नमेंट बॉन्ड पब्लिक को सेल कर दूंगा। जब सेल करूंगा तो ये इनकम इनकी लग जाएगी बॉन्ड खरीदने में, बॉन्ड खरीदने में जब ये इनकम लग गई उनके हाथ से पैसा चला गया, उनके हाथ से पैसा चला गया, पैसा चला गया। अब वो पैसा से वो डिमांड जो कर रहे होंगे वो डिमांड वो क्या करने लगे, कम कर देंगे, और इस तरह से क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे को लोगों की इनकम इंक्रीज करनी है, मैं चाहता हूं कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा हो तो मैं गवर्नमेंट बॉन्ड क्या कर दूंगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को आरबीआई क्या कर देगी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज कर लेगी, जनरल पब्लिक से बोलेगी मेरे को मेरे गवर्नमेंट बॉन्ड वापस कर दो, मैं आपको आपका पैसा लौटा रहा हूं, तो गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज कर लेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज कर लेगी, लोगों के पास ज्यादा इनकम हो जाएगी, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, उनका क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। ठीक, देखो वही लिखा है, बाइंग इंक्रीजेस क्रेडिट, सेलिंग डिक्रीजेस क्रेडिट। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे, वो बॉन्ड सेल और परचेज करके भी आरबीआई क्रेडिट क्रिएट कर सकती है। ठीक है, आरबीआई बाइज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक, फिर क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। ठीक, अब यहां तक हो गए आपके कौन से मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड। अब यहां हेडिंग रह गई है क्वालिटेटिव मेथड, अब यहां से आते हैं क्वालिटेटिव मेथड।
क्वालिटेटिव मेथड्स, कौन से मेथड्स होते हैं? ये इनडायरेक्ट कंट्रोल है। अभी तक तो मैं बिल्कुल सीधा सीधा डायरेक्ट कंट्रोल लगा रहा था, पर डायरेक्टली भाई अच्छा नहीं मान रहे थे। किसी बच्चे को डांट दो बुरा मान जाता है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस भाई जब आप लोग के लिए नहीं अच्छे हैं, तो ऐसे ही डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन किसी भी इकोनॉमी के लिए भी नहीं अच्छे हैं। तो इनडायरेक्टली भी आरबीआई रोल में आके क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है। वो कैसे कंट्रोल कर सकता है? ठीक है, सबसे पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट करके, है ना। मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट करके, जैसे जैसे जब तुम किसी में, जैसे मैं एसबीआई गया, मेरी थोड़ी ड्राइंग खराब है, ये एसबीआई है। मैं एसबीआई गया, मैं यानी यश, मैं एसबीआई गया, मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी थी 1 करोड़ रुपए की। मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उठा के तो नहीं ले जा सकता हूं, मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर ले गया एसबीआई, है ना। और एसबीआई जाके मैंने बोला इस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के बदले में मेरे को लोन दे दीजिए। तो अब एसबीआई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के बदले मेरे को 1 करोड़ का लोन नहीं दे देगी, वो इसमें कुछ काट लेगी। मान लेते हैं उसने 10% बोला कि हम 10% आपको काट के लोन दे देंगे, तो 1 करोड़ का 10% काट लिया, 10 लाख काट के उसने मेरे को 90 लाख का लोन दे दिया। उसने मेरे को 90 लाख का लोन दे दिया, ठीक है। तो ये जो कटा, ये 1 करोड़ का मैंने प्रॉपर्टी रखी और मेरे को मिला 90 लाख, ये क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसको हम लोग कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक। अब आरबीआई क्या करेगा इस मार्जिन रिक्वायरमेंट से? आरबीआई को लगेगा भाई ज्यादा लोन बढ़ रहे हैं, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा। जहां पहले 10% था तो 90 लाख लोन मिलता था, लग रहा है ज्यादा बढ़ रहा है, तो तुरंत 10% को बढ़ा के कितना कर देगा? 40% कर देगा तुरंत। भाई लोन कम बढ़ने लगेगा। तो देखो ये लिखा है हायर मार्जिन लेस लोन गिवन, ठीक, कम लोन दिया जाएगा पैसे के फॉर्म में। फिर दूसरा क्रेडिट रैशनिंग। भाई हम लोग क्रेडिट को रैशनिंग करके भी हम लोगों को कम कर सकते हैं। तो लिमिट द लोन्स टू सर्टेन सेक्टर, मैंने बोल दिया क्रेडिट रैशनिंग में कि एग्रीकल्चर सेक्टर वाले लोगों को लोन नहीं दिया जाएगा, या सर्विस सेक्टर में इस सेक्टर को एकदम लोन नहीं दिया जाएगा। तो मैंने क्रेडिट रैशनिंग कर दी कि सर्विस सेक्टर वाले लोगों को लोन एकदम नहीं दिया जाएगा, या बोल दिया कि जितने भी टीचर्स हैं इनको लोन नहीं दिया जाएगा। तो मैंने क्रेडिट रैशनिंग कर दी, ठीक है। मैंने एक सेक्टर पे रोक लगा दी कि आप इस सेक्टर को लोन मत दीजिए, तो क्रेडिट रैशनिंग हो गई, ठीक है, आरबीआई द्वारा। फिर मॉरल सुएशन मतलब मैंने मॉरली एडवाइस कर दिया, मैंने पहले प्यार से समझाया। आरबीआई पहले प्यार से फोन करके एसबीआई को समझा रहा है, यार समझ जाओ यार, अभी लोन मत लो, है ना, ये अच्छा नहीं, तुम बहुत लोन दे रहे हो, इससे इकोनॉमी बहुत इफेक्ट हो रही है। तो मॉरली एडवाइस करके, यार अच्छा नहीं है, समझ जाओ, थोड़ा वो चिकनी चुपड़ी बातें करके उसने बिल्कुल समझा दिया। तो एक ऐसी सिचुएशन हो गई, मॉरल सिचुएशन हो गई। आरबीआई परसुएट्स बैंक, है ना, इसमें कोई फोर्स नहीं करता है, वो सिर्फ समझाता है, प्यार से समझा रहा है। जब नहीं समझोगे प्यार से तो थपड़ी आएगा खींच के, है ना। फिर डायरेक्ट एक्शन। अब प्यार से नहीं समझ रहे थे, प्यार समझ नहीं रहे हो, कितना समझा रहा हूं प्यार से, समझ जाओ, पढ़ लो, उसको मतलब उसमें कुछ नहीं रखा है, उससे रात रात बतिया के कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ ले हो, आज 90% आ जाएंगे, लाइफ में बहुत अच्छा हो जाएगा, उससे 2 घंटे बात करके कुछ नहीं मिलने वाला है। मैंने प्यार से समझाया, मॉरल एडवाइस दी, नहीं समझ रहे हो, उठाया खींच के कंटा मारा, मिलाया घर फोन। तो ये क्या लगा दिया मैंने? डायरेक्ट पेनल्टी लगा दी, डायरेक्ट एक्शन लगा दिया। पेनल्टी फॉर नॉट फॉलोइंग आरबीआई रूल्स। नहीं फॉलो कर रहे थे तुम मेरी बातें, नहीं मानो मेरी बातें, अभी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, मत सुनो, मिलो किसी दिन समझाते हैं अच्छे से, है ना। तो कैसा एक्शन हो गया? डायरेक्ट एक्शन हो गया। कोई दिल पे मत लेना, ऐसा नहीं हो, मॉरली पढ़ाता हो, है ना, मस्ती में, ये तो सिर्फ समझा रहा हूं। थोड़ी देर बच्चे हो, थोड़ी देर भाई प्यार समझा रहा हूं, नहीं मानोगे क्या तुम्हारे अच्छे के लिए, किसी दिन डायरेक्ट एक्शन भी लेना पड़ जाएगा। तो डायरेक्ट एक्शन हो गया, ठीक है। तो ये आपके कुछ टूल्स हो गए, ये आपका सेंट्रल बैंक हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा आपके चैप्टर में कुछ भी नहीं है ना। अब आपने चैप्टर में अभी तक देखो देखा क्या, माइंड मैप बना लेते हैं। हम लोगों ने देखा कमर्शियल बैंक, हम लोगों ने चैप्टर देखा कमर्शियल बैंक में भी हम लोगों ने क्या देखा? उसके फंक्शंस देखे, ठीक। फंक्शन में भी हम लोगों ने क्या क्या फंक्शन देखा? प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और क्रेडिट क्रिएशन वाला। क्रेडिट क्रिएशन क्यों जरूरी है और उसके लिमिटेशंस दोनों देखे।
फिर हम लोगों ने सेंट्रल बैंक देखा, सेंट्रल बैंक देखा, इसके फंक्शंस देखे, इसके फंक्शंस देखे, ये कौन कौन से टूल्स यूज करता है, टूल्स टूल्स कौन कौन से क्वांटिटेटिव यूज करता है और क्वालिटेटिव यूज करता है, क्यूएल मतलब क्वालिटेटिव यूज करता है। ठीक है, ये देखा हम लोगों ने। इतना चैप्टर में पढ़ना बहुत जरूरी है, इतनी बातें तो आपको आनी ही चाहिए चैप्टर में, और खासकर इस चैप्टर से टॉपिक क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, मैं फिर बोल रहा हूं, क्रेडिट क्रिएशन और टूल्स आरबीआई के क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए, है ना। और कमर्शियल बैंक का भी क्रेडिट क्रिएशन, कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है वो भी, वो जो मैंने टेबल दिखाई है ना। कौन सी टेबल दिखाई है, जरा ये दिखा देता हूं, कौन सा वाला, ये वाला, है ना, ये वाला क्रेडिट क्रिएशन, है ना। ये पूरा चार्ट ऐसे ही प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अब अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो भाई आपका मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एग्जाम्स अब आपके बहुत पास हैं बोर्ड के, है ना, एग्जाम बहुत पास हैं बोर्ड के, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करिए, कोई भी काम नहीं आएगा, है ना, कुछ भी काम नहीं आएगा। एक बार 90% आ जाएंगे, सब आपके पीछे घूम रहे होंगे, भाई कैसे आए, है ना। वो खुशी मतलब खुद के लिए मत करिए, वो कहते हैं ना, वो खुद के लिए तो मतलब करो ही मत, खुद के लिए करोगे ना तो कर नहीं पाओगे। करो उनके लिए जो तुम्हारे पीछे मतलब बहुत वो लगाए बैठे हैं, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारी फैमिली, है ना, उनके लिए करो। वो कितने खुश होंगे सोचो, वो जब रिजल्ट आएगा ना तो उनकी उनके चेहरे पे वो खुशी सोचो, है ना, उनके वो सिर्फ आंखें देखो यार, उनकी आंखों से वो खुशी दिखेगी, वो खुशी के लिए पढ़ लो आज, है ना। वो छोटी सी बस उनको खुशी दे दो, उन्होंने जो आज तक तुम्हारे लिए किया है बस तुम्हारे तुमको वो रिटर्न करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये 1 महीने 2 महीने जो भी आपके पास बाकी है ना, लगा दो, है ना, दिखा दो कि मैं भी खुशी दे सकता हूं, मैं लायक हूं, होता है ना भाई। मेरा तो पर्सनली मानना यही है कि भाई उनकी खुशी से मैटर कुछ नहीं है ना। वो तुमको सब कुछ दिला देते हैं, तो आज तुमको भी उनको बस एक छोटी सी खुशी दिलानी है। उस खुशी के लिए बस तुमको करना क्या है, बस बैठ के, मैं ये भी नहीं बोलता 6-7 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो बिल्कुल सॉलिड पढ़ो। उसके बाद खूब मस्ती काटो, खूब घूमने जाओ, अभी फेयरवेल आने वाले हैं, फेयरवेल की पार्टियां करो, आफ्टर पार्टी सेट करो, खूब घूमो। लेकिन जब भी पढ़ो, पढ़ो और पढ़ो, 2 घंटे 3 घंटे दिन के निकालो। अगर दिन भर टाइम नहीं मिलता है, रात को 2 घंटे निकालो, कम सो। आज शायद 2 घंटा कम सो गए, है ना, बोर्ड खत्म हो जाएंगे, पूरा टाइम मिलेगा सोने का, है ना। वो आजकल वो रील भी बहुत वायरल हो रही है, वो पेंगुइन वाली, वो अलग निकल जाता है अपने उस, तो तुम भी अलग निकलो। अलग ही निकला हुआ इंसान कुछ बड़ा बनता है, तो आपको अलग निकलना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे।